धारा 377 को तर्कहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, जिसके बाद एलजीबीटी समुदाय से जुड़े लोगों ने जश्न मनाया। मोदी कैबिनेट ने 3 तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले सत्र में सरकार 3 तलाक पर बिल लाएगी। पिछले 2 सत्र से 3 तलाक बिल को मंजूरी नहीं मिल रही थी। दूसरी बार कैबिनेट 3 तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी देकर एक बार फिर से सदन में संशोधित बिल लाएगी। नए संशोधन में 3 तलाक पीड़ित महिला के रिश्तेदार ही एफआईआर करवा सकेंगे। 3 तलाक के आरोपी को जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास ही होगा। ट्रिपल तलाक एक ऐसी गैर कानूनी और असंवैधानिक और अमानवीय प्रथा थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। जिस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया वो देश का कानून बन गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद नहीं? हमारे लिए ट्रिपल तलाक हमेशा एक मानवीय मामला, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मामला, महिलाओं को न्याय दिलाने का मामला रहा है। बड़ी खबर इस वक्त राफेल डील को आ रही है, जिस पर सीजेआई ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि राफेल की कीमत, प्रक्रिया और पार्टनर पर यह चिंता जताई गई है सीजेआई की ओर से। साथ ही साथ ये कहा गया है कि राफेल सौदे में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, ये भी यहाँ पर बात कही गई है। और ये कहा गया है कि ये जो विमान है ये हमारी जरूरत है। केंद्र के फैसले पर इस तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सीजेआई ने यहां पर चिंता भी जताई है। आखिर कैसे इसको देखा जाए, ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राफेल डील पर यह चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि उन्हें डील पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। और इस समय बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां बुलंदशहर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में एक इंस्पेक्टर की गोली लगने से मौत हो गई। गौकशी के मामले में लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस मामला सुलझाने वहां पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस चौकी पर तोड़फोड़ भी हुई, पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। झड़प में एक ग्रामीण को भी गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। झड़प में जिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हुई वो एटा के रहने वाले थे। कोयंबटूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करने पर केरल सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। और इसी का विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में झंडे और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन में सबसे आगे एक बच्ची आंख पर काली पट्टी बांधकर खड़ी थी, जिसके हाथ में एक तराजू भी था, जिसके जरिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए। जबकि दूसरी ओर सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश के आदेश के विरोध में कुछ लोग ताली बजाकर बीच सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में बीजेपी महिला विंग भी शामिल थी, जिन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर सबरीमला बचाओ लिखा हुआ था। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर की कई सड़कों से होकर मार्च निकाला और सबरीमला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धार्मिक आस्था में दखल करार देते हुए उस पर दोबारा विचार करने की अपील की। The Supreme Court will understand the sentiment and tradition of Ayyappa temple and also as far as the devotees are. वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केरल के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करने पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को रावण दहन के दौरान ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 60 पहुंच गई है, जबकि 51 से अधिक लोगों का इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है। शुक्रवार को अमृतसर को चोड़ा फाटक के पास रावण दहन देखने के लिए लोग रेलवे की पटरी पर खड़े हुए थे। इसी दौरान सामने से आ रही DMU ट्रेन ने लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, पटरी के आसपास करीब 300 लोग मौजूद थे और ट्रेन की चपेट में आने से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए खुद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा बीती रात ही अमृतसर पहुंच गए और उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। पंजाब में आज राजकीय शोक की घोषणा की गई है और आज सभी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने दुबई गई हुई थी। वहां एक होटल में रात 11:30 बजे के करीब श्रीदेवी को हार्ट अटैक हुआ। हालांकि तुरंत ही डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन श्रीदेवी की जान नहीं बच पाई। ये आखिरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल
ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये आखिरी तस्वीरें साबित हुई हैं। संगीत समारोह की ये तस्वीरें हैं। एक फैमिली वेडिंग में श्रीदेवी दुबई गई हुई थी, उनके साथ उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी साथ में थी। और इन तस्वीरों को देख करके यकीन कर पाना मुश्किल है कि अब से कुछ देर पहले श्रीदेवी को रूप की रानी कहा जाता था। काफ़ी खूबसूरत भी लग रही हैं और काफ़ी एक्टिव भी थी, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। हार्ट अटैक हुआ उनको और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये तस्वीरें श्रीदेवी की आखिरी तस्वीरें साबित हुई हैं और 54 साल की उम्र में भी उनके अंदर का कलाकार ऊर्जावान था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा दिल्ली में निकाली जा रही है। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा सभी जिलों और सभी मंडलों से गुजर रही है ताकि सभी लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएं। अटल जी की अस्थियों का विसर्जन सोनिया विहार में किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर, जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश यात्रा शुरू की गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ बीच अस्थि कलश रखा गया है और दिल्ली के तमाम बड़े कदावर नेता जो हैं वो इस अस्थि कलश यात्रा में चल रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता, मीनाक्षी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। सबसे पहले ये जो अस्थि कलश यात्रा है यहाँ से निकलकर पहाड़गंज की तरफ जा रही है। बताया जा रहा है कि तमाम जिलों में ये अस्थि कलश यात्रा जो है वो जाएगी ताकि जन जन जो है वो अंतिम दर्शन कर सके। अस्थि कलश के 2 से 3 दिन का समय दिल्ली में लग सकता है इस अस्थि कलश यात्रा को लेकर, क्योंकि हर जिले हर मंडल में इन्हें ले जाने की बात की जा रही है और उसके बाद जगह सब जगह भोपाल की जाएगी, हर जगह यात्रा हो जाएगी। उसके बाद सोनिया विहार में जाकर इन अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ प्रियंका काटवाल, न्यूज़ 18 इंडिया। 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने से चर्चा में आई अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। तनुश्री दत्ता ने दावा किया कि 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर घटना की शिकायत करने के बाद उनकी किसी ने मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उनको परेशान करने का ही सिलसिला शुरू हो गया। तनुश्री दत्ता ने हॉर्न ओके प्लीज फिल्म के डायरेक्टर राकेश सारंग और प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी पर नाना पाटेकर के साथ इंटीमेट सीन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आप प्लीज़ इस बंदे को बोलिए मुझसे दूर रहने के लिए, मुझे इसके बिहेवियर से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरी कंप्लेन को सुनने की बजाय उन्होंने एक और डिमांड खड़ी कर दी मेरे ऊपर कि अभी आपको इनके साथ इंटीमेट सीन करना पड़ेगा। तो उनका एटीट्यूड ये था कि तू क्या कौन है तू कंप्लेन करने वाली। इसके बाद तनुश्री दत्ता ने फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के कोरियोग्राफर रहे गणेश आचार्य को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उस वक्त जब ये इशू हो रहा था तो उन्होंने भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी और सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे। तनुश्री ने दावा किया कि उन्हीं की वजह से कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को ये फिल्म मिली थी, जिन पर फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के एक गाने को फिल्माने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए तनुश्री दत्ता और इस फिल्म के निर्माण से जुड़े लोगों के बीच एक गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यही नहीं, तनुश्री दत्ता ने ये दावा भी किया कि नाना पाटेकर के बर्ताव पर विरोध जताने के बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं को फिल्म के सेट पर बुला लिया गया था। उन्होंने एमएनएस पार्टी के गुंडों को बुलाया सेट पे एंड गुंडों ने मेरी गाड़ी पे अटैक कर दिया एंड ये सारा पब्लिक डोमेन में वीडियोस वगैरह सब है, आप चेक कर सकते हैं। तनुश्री यही नहीं रुकी, उन्होंने नाना पाटेकर समेत फिल्म के डायरेक्टर राकेश सारंग और प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी पर बंधक बनाने का भी आरोप लगाया। हम वहाँ खुद से निकल नहीं पा रहे थे बिकॉज इन लोगों ने, नाना पाटेकर और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने स्टूडियो के जो कर्मचारी थे उनको वो बोल के गए कि दरवाजा मत खोलना, इनको जाने मत देना। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे मीटू कैंपेन की वजह से ही तनुश्री दत्ता ने 10 साल बाद नाना पाटेकर पर अपने आरोपों को दोहराया। 3 राज्यों में मिली कामयाबी के उनकी सरकार में हुए भ्रष्टाचार को बीजेपी की हार की अहम वजह बताया। 3 प्लेटफॉर्म्स पे वो इलेक्ट हुए, रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान। और जनता के दिमाग में यह था कि प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है। और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है।
साथ ही राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रहने को बीजेपी की हार की बड़े वजह बताया। जो प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, जो प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के बारे में वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। वो तो बड़ा क्लियर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को मिली सफलता से जोश में आए राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराने का दावा कर दिया। बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे।